चलिए गाइस, सभी जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग डे 1 स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस मेंटोरशिप बैच। देखिए, इस मेंटोरशिप बैच का सबसे पहला पर्पस आपकी एग्जाम को पास करना और 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम। देखिए, 100% लाइव क्लास में लेने वाला हूं इसमें, प्लस आपको इसी क्लास की पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगी। तो आज डे 1 पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सर हमारी अप्रोच क्या होने वाली है आईएफआरएस को लेकर, हमें हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए। आज ये पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो शुरू के 15 मिनट में आपसे लेने वाला हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमें आईएफआरएस को किस तरीके से पढ़ना है, जिससे कि हम एसीसीए के द्वारा प्रिस्क्राइब सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सकें, जिसकी की ग्लोबल वैल्यू है। तो मेरा नाम सीए शम्मी सलूजा, मैं इस सब्जेक्ट की क्लास आपकी लेने वाला हूं। तो आज डे 1 पे हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आईएफआरएस है क्या सर? आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसकी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए, आज चाहे आप इंडिया में बात करें या क्रॉस द वर्ल्ड करें, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आज अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रही है, तो सभी को एक कॉमन अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सके। आज आप सोचिए, अगर कोई अमेजोन कंपनी है, वो बहुत सारी कंट्रीज में, अमेजोन तो अमेरिका की है जहां पे यूएस गैप एप्लीकेबल होता है, लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? इंड एस। और इंड एस क्या है? कन्वर्ट फॉर्म ऑफ आईएफआरएस। इसी तरीके से अमेजोन कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वहां पे क्या एप्लीकेबल है? आईएफआरएस। तो आईएफआरएस को अंडरस्टैंड करके आप एक ग्लोबल अकाउंटेंट बनने वाले हैं। मतलब आप कोई टैली का कोर्स या नॉर्मल अकाउंटिंग का कोर्स नहीं सीखने आए। एक बार आपके पास आईएफआरएस आ गया, इट मींस दैट आपके पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में मास्टरी है, क्योंकि एसीसी के द्वारा ये सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए, आज आपका पहला डे है, तो मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको अपनी स्टडी का तरीका बदलना होगा। आप जैसे बीकॉम ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, बिल्कुल ऐसी स्टडी आपने नहीं करना। तो 25 जून है आज जो बैच स्टार्ट हो रही है, हमारा टारगेट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक हम इस बैच को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप दिसंबर में इसकी एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको अप्रोच वो सारी आज मैं बताने वाला हूं। तो अभी आईएफआरएस के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्ल्ड में दो प्रकार की चीजें चलती हैं। बाइलिंगुअल वर्ल्ड ऑफ अकाउंटिंग, एक आईएफआरएस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और यूएस गैप फॉर द यूएसए। तो हमारे इस करिकुलम में हम लोग आईएफआरएस को भी कवर करेंगे और यूएस गैप को भी कवर करेंगे, और फिर मैं आपको एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से यूएस गैप के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, किस तरीके से आईएफआरएस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट को हम स्टडी करेंगे। हमारी एक वर्कशॉप होगी जिसमें कि हम कैसे आईएफआरएस के बेसिस पे रिलायंस, नेस्ले कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अमेजॉन, अमेरिकन एक्सप्रेस ने यूएस गैप को कैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इनका कंसोलिडेशन कैसे होता है, ज्वाइंट वेंचर। तो वो सारा करिकुलम में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। तो सोचिए कि अगर आपने 4 महीने की सही स्टडी कर ली, तो एक तो आप यूएस बेस्ड कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अक्रॉस द वर्ल्ड में कंपनीज में एक अच्छी प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपसे मुझे 100% कमिटमेंट, 100% अटेंशन चाहिए। हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंडिया में AKPS इंस्टीट्यूट ओनली है जो यूएस गैप और आईएफआरएस का कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सोचिए कि जब यहां से आप इन दोनों का डिटेल नॉलेज लेकर निकलेंगे, तो आपका रेम्युनरेशन कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी प्रोफाइल आपको मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको स्टडी करना होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और देखिए ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट मेरे जो हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो आप
अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो देखिए आपके फंडामेंटल्स को इंप्रूव करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि यहां पे आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको लीज अकाउंटिंग, इंपेयरमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसी सारी चीजें पढ़ना है। तो बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल मेरा आपसे कमिटमेंट है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन देखिए मैं भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन करता हूं कि रेगुलर लाइव क्लास में आप आ रहे हैं या आप वीडियो रिकॉर्डेड में भी ले रहे हैं, आप होमवर्क पूरा करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया, लिटरली देखिए एक आप आपके करियर से प्ले कर रहे हैं। हमारी वीक में 2 दिन क्लास है, 4 घंटे की हमारी क्लास है। 5 to 6 आवर की मैं आपसे एक स्टडी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वीक में 5 आवर्स पढ़ लें या 6 आवर पढ़ लें, वीक में मुझे 10 आवर्स to 12 आवर दे दें, आप पास हो जाएंगे। और एक बार आपके पास सर्टिफिकेशन आएगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि आप एक ग्लोबल अकाउंटेंट बन चुके हैं। तो ग्लोबल अकाउंटेंट बनना है तो आपको हार्डवर्क करना होगा। अब हम थोड़ा सा जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात कर लें कि सर क्या केवल IFRS 6 मंथ में इस एग्जाम को पास करके हमारे लिए जॉब की कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है क्या? तो देखिए प्लेसमेंट मेंटोरशिप बैच में 100% गारंटीड है पहली चीज कि प्लेसमेंट आपका होगा। लेकिन थोड़ा सा हम देखें कि क्या सर गूगल पे सर्च करके देखें, naukri.com पे क्या IFRS की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं कि देखिए एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट जिसके पास अगर IFRS का नॉलेज है और उसके बाद अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपका 10 to 12 और इवन 15 लाख का भी पैकेज जा सकता है। तो IFRS आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ है, स्टार्टिंग है बिल्कुल। जैसे ही आपने IFRS कर लिया, 2-3 साल आपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद आप और कोई भी कोर्स प्लान कर सकते हो, CPA कर सकते हो, USCMA कर सकते हो, आप किसी कंपनी की मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो 101% जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। थोड़ा सा naukri.com और वेबसाइट पे देखते हैं कि देखिए क्या कोई रिसेंटली जॉब्स अपलोड होती हैं, तो उसको भी हम एक बार चेक करते हैं। हम सर्च करते हैं यहां पे IFRS जॉब्स इन इंडिया, तो आप देखिए रीसेंट जॉब भी आप देखिए। अगर हम बात करें naukri.com पे 46,276 46,200, जिसमें रीसेंट भी अवेलेबल होगी। तो क्योंकि हमारे बहुत सारी कंपनीज के साथ में कनेक्शंस हैं, बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ में हमारे टाइप्स हैं, तो आपको रेम्युनरेशन, जॉब, इन सब की चिंता पालने से पहले पहला काम सर आपको IFRS का इन डेप्थ नॉलेज अचीव करना है। आपने उसको अचीव कर लिया, प्लेसमेंट आपका होगा। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो जब तक हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली प्लेसमेंट आपको मिलेगा। बस आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बनाते आना चाहिए। आपसे अगर कोई इंटरव्यू में टोटल IFRS पूछ ले, इंड एस के बारे में पूछ ले, IAS के बारे में पूछ ले, US GAAP के बारे में पूछ ले, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, प्लेसमेंट की आपको कमी नहीं आएगी, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। तो देखते हैं तो आप देखिए 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस IFRS इंड एस, फीमेल कैंडिडेट, मैनेजर फाइनेंस IFRS। तो जॉब की आपको वैकेंसी देखिए, गुड़गांव में इसकी वैकेंसीज हैं। अकाउंटिंग एडवाइजर, IFRS एक्सपीरियंस, बिग 4। तो मैं आपको यहां पे यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास IFRS का नॉलेज है तो जॉब की आपको कमी नहीं आने वाली है। और वैसे तो प्लेसमेंट हमने आपको करा के देना है। आप कई स्टूडेंट पूछते सर कितने की सैलरी लग जाएगी? बेटा देखो, सैलरी पर्सन की पर्सनैलिटी, उसकी कम्युनिकेशन, इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करती है। बिल्कुल फ्रेशर हो 35 to 40,000 का प्लेसमेंट मिल जाएगा, IFRS का सर्टिफिकेट आएगा। 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 60-70,000 का प्लेसमेंट हो जाएगा अगर अच्छा साउंड नॉलेज है तो। 2-3 साल का एक्सपीरियंस और 5 साल के ऊपर फिर डिपेंड करता है किस प्रकार की प्रोफाइल है, कौन सी सिटी है। इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी आपको इसमें अवेलेबल है। तो आपको केवल और केवल स्टडी करना है। और जॉब बहुत सारी है, रिसेंटली 3,000 प्लस IFRS जॉब लिंक्डइन। आप देखिए जून 24, एक दिन पहले इंडीड के ऊपर,
तो वैकेंसीज बहुत सारी हैं, आपको केवल किसके ऊपर फोकस करना है सर? आपका पूरा फोकस होना चाहिए स्टडी के ऊपर। तो आप अगर मुझे कमिटमेंट देते हैं कि सर 4 महीने में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, लेक्चर आपको 100% समझ में आएंगे। पहली चीज, हम एसीसीए के क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। सो देखिए, जॉब के बाद अब ये सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए, ACCA, द ACCA डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आपको आपकी स्टडी को प्रॉपरली प्लान करना होगा। तो आज हम ये भी डिस्कस करें कुछ A+ कैटेगरी के IFRS और IAS के बारे में डिस्कस करें कि सर हमें किन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो बेसिक फंडामेंटल्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद ये 3 अप्रोच मैंने आपके लिए लिखी हुई है। अगर आपको IFRS को पास करना है, इन पास करने की जो चाबी है वो ये बोर्ड पे लिखी हुई है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, और केवल डिस्कस नहीं करेंगे, आप ओवर द पीरियड ऑब्जर्व करेंगे कि हम सर इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। पहला, फंडामेंटल शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब इस क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनकी बेसिक अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बिल्कुल जनरल एंट्री तक आपको समझाई जाएगी, डेबिट, क्रेडिट, परचेज, सेल की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्री, बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स लाइक अक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, हर प्रकार के फंडामेंटल इसको टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। और रिलेटेड टू IFRS कहां कुछ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो मैं आपके लेने वाला हूं। तो बेसिक अकाउंटिंग आपकी पूरी इंप्रूव करेंगे। और क्योंकि एग्जाम बेटा CBE पैटर्न है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो अभी आपको ACCA की वेबसाइट पे हम लेकर चलेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको CBE पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम कैसे देनी है। उसके बाद मॉक पेपर ऑफ ACCA एग्जाम, इसको मुझे आप सॉल्व करके देंगे। हर स्टूडेंट को मैं आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूं, कमिटमेंट चाहता हूं कि आप मॉक पेपर डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। मैं भी कुछ मॉक पेपर्स आपके लिए लाइव क्लास में सॉल्व करूंगा, कुछ मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा उसके। लेकिन मुझे हर स्टूडेंट से कमिटमेंट चाहिए कि सर वो ACCA के मॉक पेपर देगा। देखिए 25 जून से लेकर दिसंबर, अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ है। तो जैसे जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS और IAS कंप्लीट होंगे, कैसे मॉक देना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी बताने वाला हूं सीधे ACCA की वेबसाइट से लेकर। तो 3 बातें, फंडामेंटल, CV पैटर्न, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको समझनी पड़ेगी, मॉक पेपर। इसीलिए हमारी क्लास में एक्सेल को यूज करेंगे। अभी मैं बोर्ड के ऊपर खड़ा हूं, तो कुछ चीजों को समझाने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा, मतलब पैनल है, डिजिटल बोर्ड को यूज करूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सेल पे भी करेंगे। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन। और मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टूडेंट 25 मार्क्स, ये कितने का है? 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। 100 में से 50% आपको लेकर आना है। तो 25 मार्क्स का तो कंसोलिडेशन है। तो हम 25 जून के बाद कुछ बेसिक क्लास लेने के बाद, कुछ बेसिक लेवल के IFRS को पढ़ाने के बाद सीधे कंसोलिडेशन पे जंप मारेंगे। और हर स्टूडेंट से कम 3-4 कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने बनवाना है होमवर्क में। अगर आपने मेंटोरशिप बैच में एडमिशन लिया है स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सीढ़ी जो जाती है वो कंसोलिडेट स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 में से 20 भी आ गए ना आपके, तो सोचिए कि आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कंसोलिडेशन बहुत बड़ा है, तो कंसोलिडेशन को भी हम पार्ट्स में समझने वाले, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आपको समझाऊंगा। जैसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन, इंटर कंपनी ट्रांसफर, कैसे कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैसे एसोसिएशन की अकाउंटिंग, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम से कम 20 to 30 आवर्स
और भी ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल रिसेंटली अपडेटेड वीडियोस, लाइव लेक्चर आपको मिलेंगे। तो 30 घंटे आपको कम से कम कंसोलिडेशन में देना है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे जिससे कि आप कंसोलिडेट स्टेटमेंट को बना सके। और हर स्टूडेंट मुझे एक्सेल में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेगा होमवर्क में, अदरवाइज में हो सकता है उसको क्लास से सस्पेंड कर दूं जिसने मुझे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होमवर्क नहीं भेजे। उसके दो रीजन है। बेटा आपका मैंने प्लेसमेंट कराना है, तो अगर आपको कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते ही नहीं आता है तो फिर कैसे प्लेसमेंट होगा? आपको एग्जाम पास करने के लिए कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपलसरी है। तो ये होमवर्क में आपको मुझे प्रोवाइड करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। 3 बार बोला है, कान खोलकर सुन लीजिए। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिना आपका आईएफआरएस का नॉलेज अधूरा है, एग्जाम भी आप पास नहीं कर पाएंगे और प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए 3 बार मैंने बोला है। तो ये की को आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं आगे, ये ब्लैक में लिखा है कैटेगरी A++। ये वो आईएफआरएस हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को पढ़ते हैं। मैंने छांट के निकाले। आईएफआरएस का जो पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे उसके पहले ये डे 1 पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन अगर आपको ये पता होगा ना तभी आप यहां पर अप्रोच सही रखोगे। इन आईएफआरएस की पूरी लिस्ट देख लीजिए और आपके ऊपर अकेले नहीं छोड़ूंगा। इन आईएफआरएस के पूरे डिटेल क्वेश्चन CS शम्मी सलूजा आपको पूरे सॉल्व कराएंगे, वो भी आज ACC की पास लाइब्रेरी से निकालकर। तो BPP का स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे आपको समरी नोट्स भी मिलेंगे क्रिस्प्स में बिल्कुल, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे आईएफआरएस को रिवाइज कर सके। ये सारी की सारी फैसिलिटी मेंटोरशिप बैच। तो सर शेयर बेस्ड पेमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंसोलिडेशन, लीज, रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आईएफआरएस और आईएएस हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कराऊंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन करते हैं अदर इंस्टीट्यूट को छोड़कर। उनका एक कंसर्न होता है कि सर हर इंस्टीट्यूट एक क्या करती है, हमको क्वेश्चन नहीं कराती, हमको प्रोविजन बता देती है, बस इसीलिए बच्चे फेल होते हैं। तो मैंने आपको केवल प्रोविजन नहीं बताना है, मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराने एक्सेल पे। एक्सेल पे बैलेंस शीट बनाएंगे, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सेल पे हम लीज के ऊपर रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे लोन शेड्यूल बनेगा, वो सारा एक्सेल पे बनाएंगे। फॉर्मूला आपको लगाना सिखाएंगे, हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिखाएंगे फॉर्मूला लगाकर। तो कैसे ईपीएस, तो बहुत सारी चीजें एक्सेल पे करेंगे। इसलिए एक्सेल भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और एक्सेल स्ट्रांग हो गया तो जॉब आपको मिलने है। तो ये जो बात हमने करी आईएफआरएस में इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाले, इनको देख लो। ये इसके बिना पास नहीं हो पाओगे, और अगर इसमें मास्टरी कर ली, बिलीव मी 70% कोर्स इसी में से आ जाएगा। 70% कितने हैं, 1 2 3 कितने, 13। तो सोचो सर्टिफिकेशन आने वाला है ACC का बिग सर्टिफिकेशन कैटेगरी A++। तो बेटा हार्डवर्क करेंगे। और देखो मैं भी तो आपके साथ में हार्डवर्क कर रहा हूं। आज पहले डे पे आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, डे 1 है इसीलिए डिटेल में आपको ये सारे समझाए जाएंगे। इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रोविजन भी मिलेगी, समरी नोट्स भी मिलेगी, BPP का पूरा स्टडी मटेरियल डिटेल डिस्कस करेंगे। मेरा सोचना है कि इन सारी चीजों को पढ़ने में हमें कम से कम 120 घंटे लग सकते हैं। तो टाइम आपको बढ़ सकता है, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको इसके मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पास कराने वाले। तो A+ कैटेगरी। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं CB पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए इस पैटर्न को आपने समझना है कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने। तो सीधे हम ACC की वेबसाइट के ऊपर चलेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि अगर पैटर्न ही नहीं पता होगा तो सर हम एग्जाम कैसे पास करेंगे। नॉलेज के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न आपको अंडरस्टैंड करना
और उसकी प्रैक्टिस करना। इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि आपको यहां पर होमवर्क भी करना। अगर आपने होमवर्क करने में कंजूसी करी, आपके पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स होते जाएंगे, आपको पॉइंट्स अलोकेट होंगे। और अगर जहां आपने होमवर्क नहीं किया, सच बता रहा हूं, एसीसी की एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सीधे वेबसाइट की ओर चलेंगे और देखेंगे कि पैटर्न क्या होता है। सो गाइस देखिए, अब हम सीधे सीबी पैटर्न को समझने जा रहे हैं। तो यहां आप लिखिए IFRS CBE पैटर्न ACC और गूगल पे डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा सीबी स्पेसिमेन एग्जाम ACC ग्लोबल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, ये आपको पीडीएफ भी दी गई है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हम सीधे इसको लॉन्च कर दें, क्योंकि आप सभी को अपने घर पे एक बार अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे इस पैटर्न को समझना है। मैं आपको इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन कराऊंगा, कंसोलिडेशन का भी, ताकि आपको आइडिया लगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो सीधे नेक्स्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शन हर एक स्टूडेंट को रीड करना अच्छे से है। मैं भी आपको जब पूरा क्वेश्चन कराना होगा तब मैं आपको इंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, लेकिन अभी उसके पहले आप एक बार समझें, क्योंकि अभी तो हम सीधे क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, डे 1 है। तो आपको बस बताने के लिए कि देखिए एग्जाम आपने क्या करना है, कंप्यूटर पे देना है। तो पूरी इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां पे अब वो लॉन्च होने वाला है। तो अब देखिए, आपको पैटर्न नहीं, अगर नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखिए पूरा एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का है। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको, तो आपको बड़े क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, कैसे उसको हाईलाइट करना है, जब मैं आपको पूरा एक डिटेल ग्रैंड क्वेश्चन करा रहूंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए, सॉल्यूशन के लिए आपके पास स्प्रेडशीट यहां पे ओपन होगी। ये मैं आपको डिजिटल पैनल पे बता रहा हूं, तो अभी मैं आपको लैपटॉप से जब ये कराऊंगा तो देखिए, तो आप यहाँ पे चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। स्क्रैच पैड आपको मिलेगा, कैलकुलेटर भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो अगर आपने पैटर्न को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाएंगे। और यहां मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। मेंटोरशिप बैच में हर स्टूडेंट से मैं एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसकी आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजेंगे कि सर हमने प्रैक्टिस की है। क्योंकि मैं ऐसे तो मानने नहीं वाला हूं तो कि आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है, तो आप किस तरीके के सॉल्यूशन, तभी तो मेरा वैल्यूएबल फीडबैक आपको मिलेगा। तो जिस दिन हमारा कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, मेरे द्वारा क्वेश्चन कराने के बाद आप मुझे एक्सेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करा के पहुंचाएंगे। उसके बाद एसीसी की पास लाइब्रेरी के क्वेश्चंस मुझे आपसे चाहिए। यहां मैं लिख रहा हूं एसीसीए, मैं भी आपको करवाऊंगा। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये देखिए, ये सारे के सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। जून में जो एग्जाम होंगे लेटेस्ट, इसको हम करवाएंगे दिसंबर 2000। तो ये सारी चीज सारी देखिए, लॉन्च एक्सेल साइट, ये पीडीएफ में। अगर आपने मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो किया, आपके पास एक ग्लोबल अकाउंटिंग का बिगेस्ट डेजिग्नेशन आने वाला है। और फिर देखिए आपकी वैल्यू। तो अगर आपने अपनी स्किल को इंप्रूव कर लिया और ये 5 महीने की इस क्लास का आपने बेनिफिट ले लिया, और जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहे होंगे और आगे ग्रो कर रहे होंगे, तो सीए शम्मी सलूजा को आप याद करेंगे कि सर ने हमें एक सही वैल्यूएबल गाइडेंस और वैल्यूएबल कोचिंग दी थी। तो ये एक इंट्रो लेक्चर था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो IAS 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। IAS 1 को स्टार्ट करने का पर्पस आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझाना,
फिर एक लेक्चर हम आज, क्योंकि इंट्रो लेक्चर है तो सारा का सारा इंट्रोडक्शन आज नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में भी आपको हम समझाएंगे आईएफआरएस, यूएस गैप, इंड एस, आईएस, इन सब के बीच में पूरा प्रेजेंटेशन कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुए, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज हम आईएस 1 से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ बच्चे लेट हो गए हैं, उनका आधा इंट्रो निकल गया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। शायद कुछ बच्चों को टाइम के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आईएस 1 को बात करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसको हम पहले थोड़ा सा थ्योरी वाला है, तो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके आपको एक समरी नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस बीपीपी का स्टडी मटेरियल आई गेस सबके पास पहुंच गया होगा, तो बीपीपी के स्टडी मटेरियल से भी स्टडी करना है, प्लस मेरे आपको क्रिप्स नोट्स मिलेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को एट ए वन ग्लांस सारे आईएफआरएस को रिवाइज कर सकें, इसीलिए मैंने आपको समरी नोट्स पीपीटीज के थ्रू समरी नोट्स भी प्रोवाइड करनी है चार्ट वाइज, जिससे कि आप 5 to 7 डेज में होल आईएफआरएस को रिवाइज कर सकेंगे। तो आपको टाइम टू टाइम ये नोट्स भी मिलेंगे, साथ में इनकी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और लाइव क्लास में भी आप आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पाते वर्किंग प्रोफेशंस होने के कारण, तो दे कैन टेक द रिकॉर्डेड क्लासेस। बट जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो लाइव में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, 101% डाउट में आपका रिजॉल्व करने वाला हूं। तो आज जो पहला बेसिक लेवल का आईएफआरएस आईएएस हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। चलिए तो सीधे हम नोट्स की ओर चलते हैं। चलिए सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये वाला जो आईएएस है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर आपको यही क्लियर नहीं हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आज आप इसमें सीखेंगे, तो ये मान के चलिए कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो पहले हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस का एक ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी तरीके से आईएएस 1 का एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है। तो थ्योरी बेसिस ये आईएफआरएस है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आईएएस 1 का ऑब्जेक्ट है कि किस तरीके से जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। अब जनरल पर्पस और एक होता है स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस मतलब जो कि पब्लिक एट लार्ज पे अवेलेबल होता है। आप सभी जानते होंगे कि आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो आईएएस 1 का ऑब्जेक्ट क्या है सर, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम उसको कंपेयर कर सकें, कंपेरेबिलिटी विद द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड। आप सोचिए अगर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तो आपको अगर 2021 से 2022 के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, आप सोचिए जैसे मेरा एक इंस्टीट्यूट है AKPIS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं 2022 में भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और 2021 में भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया होगा, तो मुझे अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करना हो, फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालिसिस करना हो कि यार मेरे पास 2022 में कितनी रेवेन्यू आई थी, 2021 में कितनी रेवेन्यू आई थी, 2022 में कितनी रेवेन्यू आई, तो इसके लिए क्या चाहिए, मुझे कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स चाहिए अकाउंटिंग के, जिससे कि मैं 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकूं। इससे मुझे, तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है ना जब 2021 में और 2022 में मैंने दोनों ईयर में एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। तो आपको आईएएस 1 यही तो बोलता है कि आपको इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है कि आप उसको कंपेयर कर सकें, एक तो अपने ही फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकें, और हो सकता है कि आप अदर एंटिटीज के साथ भी कंपेयर कर सकें। आज सोचिए सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जैसे टीसीएस है और इन्फोसिस है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आपको टीसीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अगर दोनों अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग अलग सेट ऑफ रूल्स से बनाती तो क्या एज ए इन्वेस्टर आप डिसीजन ले पाते, नहीं ले पाते सर।
आप सोचिए वो अपने फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से रिकॉर्ड करती होगी, वो जब सेल्स करती होगी तो किस तरीके से रिकॉर्ड करती होगी, वो अपनी बुक्स में एसेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करती होगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं रूल्स हैं। तो IAS 1 का एक ही पर्पस है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे HR के साथ में कनेक्शंस हैं टेक्निकल टीम्स के साथ, तो दे विल आस्क कि सबसे पहले तो वो यही पूछते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरल पर्पस क्या है और IAS 1 का ऑब्जेक्ट क्या है। तो आपको ही ध्यान रखना है कि IAS 1 का ऑब्जेक्ट है कि किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट गाइडलाइंस, तो यहां पर गाइडलाइंस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है। तो पहला IAS है, इसका स्कोप क्या है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये एप्लीकेबल होगा जब आप IFRS के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि IAS 1 कब एप्लीकेबल नहीं होता है। द स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या किसी को पता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप चैट बॉक्स में इसका मेंशन कर सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या पर्पस होता है सर, क्या होते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होते हैं? तो सर इंटरिम मतलब लेस देन ईयर। अगर कोई कंपनीज को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना हो, 6 मंथ के प्रेजेंट करना हो, सर 9 मंथ के करना हो या मंथली करना हो, तो ध्यान रखिए साफ लिखा है कि द स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विद द IAS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ध्यान रखिए आपको एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IAS 1 जो है वो कभी भी इंटरीम पर्पस पर बने इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके प्रेजेंटेशन के लिए IAS 1 एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके प्रेजेंटेशन के लिए IAS 34 एप्लीकेबल। ये नोट्स मैंने जो आपको बना के मैं देने वाला हूं, ये मेरी हार्डवर्क है। इनको ही पढ़कर आपको पूरे IFRS और इंडेस समझ में आ जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लोगे आप। बस आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। जो चीजों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये बीच में रिकॉर्डेड भी हो रही है और मेरा वीडियो भी ओपन है, ताकि आप इस बात को जब दोबारा देख रहे होगे तो आपको ये ध्यान हो कि सर ने इन चीजों को हाईलाइट इसलिए किया था क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना हो तो उसके ऊपर IAS लगता है 1, लेकिन किसी कंपनी के फुल सेट ऑफ नहीं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें IAS 34 को अप्लाई करना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CV पैटर्न के अकॉर्डिंग भी सारी चीजें समझाऊंगा। तो आप ये समझ के चलिए कि 25 जून की बैच को आप ज्वाइन कर रहे हो, 25 जून से 25 जुलाई, 25 अगस्त, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर तक खत्म करूंगा और ज्यादा से ज्यादा 31 अक्टूबर या 10 नवंबर तक बैच कंप्लीट करूंगा। 1 महीना आपको पूरा रिवीजन के लिए, पूरा डिटेल, एक एक चीज, एक एक कंसोलिडेशन, एक एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बस आप लोग रेगुलर पढ़ के मुझे होमवर्क भेजते रहना। जो स्टूडेंट मुझे होमवर्क नहीं भेजेगा उसको इस क्लास के लेक्चर एक्सेस नहीं मिलेंगे, उसको पुरानी क्लास के एक्सेस के लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पास हो जाएं। तो ये मेंटोरशिप बैच मैंने स्पेशली लॉन्च की है ताकि आपको 100% रिजल्ट की गारंटी मिल सके। तो आपका साथ मुझे 4 महीने चाहिए। तो हमने बात करी सर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IAS 34 यहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले आपसे कभी इंटरव्यू में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन। कौन बता सकता है इसका दूसरा नाम क्या होता होगा? इसको किसी और नाम से भी आप जानते हैं क्या? क्या किसी को पता है स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? कितने स्टूडेंट इस बात को जानते हैं? अभी 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 63 स्टूडेंट लाइव बैठे हैं। 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 कितने बच्चे लिख रहे हैं? तो सभी ने ऑलमोस्ट इसका नाम ठीक बताया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। क्या होता है सर? हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाले हैं।
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं सर। एक तो फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी बता रहा है वो होता है बैलेंस शीट, बेसिक लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन पहले डे पे डिफिकल्ट स्टार्ट नहीं कर सकते थे इसीलिए किया है। दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको हम समझेंगे पूरा पूरा डिटेल समझने वाले। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसको पता है क्या होता है ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? क्या किसी को आइडिया है सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि हम अब यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकलों भी चीजों को समझना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ठीक लिखा है, बस आने वाले समय में आपको ये डिटेल्स तो समझेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है दो चीजें। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है एक तो नेट इनकम, जो कि एज पर यूएस गैप बोला जाता है। यूएस गैप हमेशा एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है नेट इनकम, और आईएफआरएस एक टर्मिनोलॉजी यूज करता है नेट प्रॉफिट एस पर आईएफआरएस, है ना। हम दोनों चीजों को पैरेलल समझते हुए चलेंगे। अच्छा, यूएस गैप के भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, अभी मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि ये बैच जो है वो आईएफआरएस प्लस यूएस गैप का कॉम्बिनेशन वाली बैच। तो सर अब हमें यहां पे एक बात समझ में आई कि नेट इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, यूएस गैप के अकॉर्डिंग नेट इनकम और आईएफआरएस के अकॉर्डिंग नेट इनकम, और एक वर्ड और आप सीखेंगे आने वाले समय में, ओसीआई। इसका मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब आपकी ऐसी इनकम जो कि आपको, अगर मैं कहूं अनरियलाइज्ड गेन एंड लॉसेस। कौन से लॉसेस सर? अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस। इसको हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू थिंग्स, व्हाट आर दी टू थिंग्स? एक तो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे बनता है? ये बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट होता है, आप सबको आता होगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से आता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में अगर हम ओसीआई को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं सर? नेट इनकम में अगर ओसीआई को जोड़ देते हैं तो इस स्टेटमेंट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये याद रख लेना, आपको बहुत टाइम पर एग्जाम में 4 मार्क्स का एसीसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो आपसे ओसीआई भी पूछ रहा है और नेट प्रॉफिट, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं तो जो निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट बनेगा। स्टेटमेंट हम सीखेंगे, अभी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। किसको पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या मतलब होता है? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या किसी स्टूडेंट को पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है? तो कुछ स्टूडेंट ने लिखा कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मैं बीच बीच में पढ़ रहा हूं, मूवमेंट इन रिजर्व, रिकंसिलेशन ऑफ इक्विटी। जिस भी स्टूडेंट ने लिखा है वो जरूर मेरे कोई पुराने स्टूडेंट हो सकते हैं या वो पहले से पढ़े होंगे। तो बिल्कुल ठीक लिखा है रिकंसिलेशन। अगर हम बात करें तो इसको हम समझते हैं, सबसे पहले इक्विटी से समझेंगे। तो हमें समझना पड़ेगा सर कि वहां पर एक नाम लिखा है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। अगर आप नाम देखें तो वहां लिखा चेंजेस इन इक्विटी। तो इसी को हमने समझना है। हम स्लो चलेंगे, शुरुआती लेक्चर है, क्योंकि आपको यहीं से बेस बनने वाला है आपका। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन को पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें।
तो आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दो चीजें आती हैं। तो देखिए, क्योंकि जब आप सेल्फ बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इस पूरे सेगमेंट को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बहुत डिटेल समझिए। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए चेंज इन इक्विटी net assets of a business enterprises during the period from transaction and other event and circumstances from non owner sources। अब ये तो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है सर, हम थोड़ा सा इसको लेमन टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि सर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट के साथ में एक वर्ड लिख रहे हैं चेंजेस इन इक्विटी of a business enterprises during period from the transaction other event circumstances from non owner sources। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर इक्विटी का मतलब हमें समझना पड़ेगा। इक्विटी के बहुत सारे नाम होते हैं। एक होता है नेट एसेट, एक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स, और एक हम बोल रहे हैं इसको इक्विटी। तो नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है? नेट एसेट्स का मतलब आप सभी जानते हैं, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये तो सब समझते हैं ना। पहला लेक्चर है तो स्लो चलेंगे कि सर टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करते हैं तो इसी को नेट एसेट्स बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। तो एक बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं, छोटी सी बैलेंस शीट हमें बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट में एक तरफ आ गया आपका कॉमन स्टॉक, ये यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी है कॉमन स्टॉक, और आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजी है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि आप पढ़ते हैं अपने स्कूल से। उसके बाद आता है प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर जिसको आप बोलते हैं। हम अभी पूरा डिटेल समझने वाले हैं इसको, प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद कुछ रिटेन अर्निंग्स आती हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और उसके बाद आपके लोन्स आ गए, करंट लायबिलिटी आ गई। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाए, 40,000, क्योंकि आने वाले समय में भारी भारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं, तो उसके पहले आपको कभी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पता करना हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो सर हमने यहाँ पे टोटल लगाना है एक्सेल में 50, 40, 90, 90, 10, 1,00,000, 1,30,000 हमारा ये। तो सर एसेट साइड आ जाएं। अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखेंगे क्या बनाना है। तो मैंने लायबिलिटी लेफ्ट में लिख ली, राइट में एसेट लिख ली, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद करंट एसेट्स, यहां मैं कैश लिख ले रहा हूं, सिर्फ छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं। तो यहां मैंने 1,00,000 की एसेट्स लिख ली, 20,000 की मैंने करंट एसेट्स लिख ली, और 10,000 रुपए की, दोनों का साइड का टोटल लगा दिया मैंने 130। बताइए इसमें इक्विटी कितनी है? हाउ मच इज इक्विटी? कितनी इक्विटी है? तो करंट एसेट्स में मैंने फिक्स्ड एसेट्स ले ली, तो सर सीधी बात है, इसमें इक्विटी 130 में से मैं कितना माइनस कर दूं? ये को माइनस कर दूं ना, इन दोनों को, 40 को। तो मैंने यहाँ पे 1,30,000 माइनस 40 माइनस कर दिया। ये मेरा क्या कहलाता? इक्विटी। अब मैं इसको इस साइड से भी तो कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग इनको जोड़ दिया जाए तो ये भी कितना बन गया मेरा? 50, सॉरी इधर से कहीं टोटल में मिस्टेक हुई है लगता है। टोटल ठीक है ना? 120 प्लस 10 130, 50 और 40 90, 90 और, हाँ तो सॉरी मैंने ये रिटेन प्रेफरेंस शेयर नहीं लिखा है ना, मैं इसको ये कर देता हूँ ना, प्रेफरेंस शेयर मैंने अभी 0 रहने दिए। तो सर ये 50 और 40 90 मेरा इधर से भी आ रहा है। जो कॉमन शेयर थे, कॉमन शेयर प्लस रिटेन अर्निंग, तो मेरा 40,000, 50,000 मेरा क्या था सर?
50,000 मेरा कॉमन स्टॉक था और 40,000 मेरा क्या था, तो यहां से भी 90 आ गया। तो सर हम इक्विटी का मतलब समझें, इक्विटी का मतलब यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है जितना भी शेयर होल्डर फंड है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब हम समझें, इक्विटी का मतलब, अभी मैं आपसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना। इक्विटी का क्या मतलब हुआ सर, एक तो इक्विटी में आ गया कॉमन शेयर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद रिटेन अर्निंग, और हम अगर क्वेश्चन में ओसीआई गिवन हो तो वो भी इसका पार्ट है। तो ये चारों का टोटल, ये जो चारों का टोटल है यही आपका क्या कहलाता है, इक्विटी। तो हम समझ रहे हैं सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो केवल रेफरेंस दिया है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का मतलब है कि आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी का रिकंसिलेशन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी का क्या रिकंसिलेशन, जो रिको बनाएंगे उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आपको यहां पे एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने, टेक्निकल है ये आईएफआरएस, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपली समझ लेंगे आप। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर इक्विटी में मतलब आप आज से आने वाले समय में आपसे कोई दो क्वेश्चन पूछे कि सर इक्विटी का क्या मतलब होता है, तो आपके दिमाग में ये चार बातें क्लियर हो जाना चाहिए कि सर इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर, जिसको कि हम कॉमन शेयर बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, करंट प्रॉफिट प्लस पास्ट प्रॉफिट, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। और ओसीआई का नाम एक और वर्ड मिल सकता है आपको देखने में आने वाले समय में, एओसीआई। एओसीआई का फुल फॉर्म होगा एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर ओसीआई में एक्यूमुलेटेड का मतलब हो गया, एक्यूमुलेटेड मतलब करंट ईयर ओसीआई प्लस प्रीवियस ईयर ओसीआई। तो ये सारी चीजों का टोटल क्या कहलाता है, इक्विटी। और इसके बैलेंस का रिकंसिलेशन, इसके बैलेंस का रिकंसिलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, अभी समझाऊंगा भी कि इसके बैलेंस का रिकंसिलेशन कैसे किया जाता है। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आता है और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आता है। ये बनाना सीखना पड़ेगा सर हमें, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इसके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा कि सर कैसे कैलकुलेट की जाती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बाद जो हम सीखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या मतलब है कि सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी के बीच में रिकंसिलेशन। तो मैं आपको एक यूएस गैप के अकॉर्डिंग दिखाने वाला, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यूएस गैप, क्योंकि यूएस गैप और आईएफआरएस में इक्विटी का मतलब सेम है। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाने जा रहा हूं एक दूसरी बुक से, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। इसको मैं अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूं। तो क्योंकि हमने पूरा डिटेल समझना है ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आप यहां पर देखिए, एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको दिख रहा होगा, ये स्टेटमेंट बना हुआ है। इसको हम कॉपी करके एक्सेल पे ले आते, ताकि अब आपको रिकंसिलेशन समझ में आए कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्या मतलब। बड़े ध्यान से समझिए, रिकॉर्डिंग मैंने वापस ऑन कर दी है ताकि आपके पास ही आ जाएगा। अब देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, क्योंकि एग्जाम में कल को आपको बनाने को दे दिया उन्होंने कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर कीजिए, फिर आपको एक्सेल चलाते आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इक्विटी सेक्शन में एक चीज देखने को मिल रही होगी, कॉमन शेयर, है ना। मैं इसका साइज भी बढ़ा दूंगा
कॉमन स्टॉक का मतलब होता है, आपको पता है, इक्विटी शेयर। अब देखिए ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस है, और ये आपका क्या है क्लोजिंग बैलेंस है। तो मुझे बताइए ओपनिंग बैलेंस 40, अगर मान के चलिए डेटा इन मिलियन होता, ये 40 लाख है और क्लोजिंग 50 लाख है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब समझोगे आप, व्हाट डू यू मीन बाई दिस, कि ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 50 है, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ रिकंसिलेशन बना रहे हैं कि अगर लास्ट ईयर 40 था और क्लोजिंग ईयर 50 है, इसका मतलब कॉमन स्टॉक आपने क्या करे हैं, इशू किए, नए कॉमन स्टॉक आपने क्या किए हैं, इशू किए हैं। ये आप देखिए कलर में चेंज कर रहा हूं ताकि आप रेफरेंस के लिए ध्यान रख सकें, थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं। तो सर कॉमन स्टॉक, तो इसका मतलब हम एक ऐसा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं कि जिसमें हमको ये पता चल सके कि ओपनिंग स्टॉक मतलब ये वो मत समझ लेना क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, ये कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी हमारे पास ओपनिंग 40 थी, क्लोजिंग में 50 हुई, इसका मतलब हमने 10 और इशू की। उसके बाद रिटेन अर्निंग हमारी ओपनिंग 350 थी और क्लोजिंग हमारी 400 है, तो इसमें चेंजेस साइज बड़ा करके देखिए आप, क्योंकि कुछ बच्चे इसको मोबाइल पे देखेंगे तो मैं साइज बढ़ा दे रहा हूं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आने वाले समय में जब आप कंसोलिडेशन बनाएंगे ना, तो इसके बिना आपका काम नहीं होगा। ये मैंने बड़ा कर दिया साइज। अब आप तसल्ली से देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है हमें इसमें, कि सर ये रिटेन अर्निंग 350 थी, क्लोजिंग 400 थी, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर देखो 110 कमाया, ये अर्न किया, और 60 हमने डिविडेंड बांट दिया, तो क्लोजिंग हमारा कितना बचा 400। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं सर, हमारे नोट्स में अगर हम जाएं तो हम बार बार एक ही तो बात बोल रहे हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का मतलब रिकंसिलेशन ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग, कि आपके पास स्टार्टिंग में सर 350 थी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो चेंज आया, उसी स्टेटमेंट को अलग अलग आइटम में क्लासिफाई करना है। इट इज अ पार्ट, रिटेन अर्निंग ए पार्ट ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी का पार्ट है, कॉमन स्टॉक इक्विटी का पार्ट है। हमने ओसीआई के बारे में बात करा सर, ओसीआई के बारे में बात किया कि सर ओसीआई शुरू में 100 थी, एंड में 125 हो गई, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कुछ नई ओसीआई जनरेट हुई है, ये हमारा ओसीआई हो गया। तो रिटेन अर्निंग हो गया, ओसीआई हो गया, कॉमन स्टॉक हो गया। अब एक होता है आईएफआरएस में एडिशनल पेड इन कैपिटल को सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से जानते हो ना, यूएस गैप में इसको एडिशनल पेड इन कैपिटल बोला जाता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल मतलब अगर आपने 100 की चीज को 110 में इशू किया है, तो ये बीच का 10 आप 11th-12th क्लास में 10 रुपए को सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कि सर पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे, लेकिन यूएस गैप इसको क्या बोलता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो ये भी किसका पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ओपनिंग 30 थी, क्लोजिंग 110, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमको कहीं ना कहीं और एडिशनल पेड इन कैपिटल मिली है। ट्रेजरी स्टॉक का मतलब होता है बायबैक, अपने खुद के शेयर को ही बायबैक कर लेना, अपने खुद के शेयर को ही हम बायबैक कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रेजरी स्टॉक कहलाता है। तो सर वो उसके कारण हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमने ये स्टेटमेंट समझ लिया सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सिलेबस में उतने डिटेल में नहीं समझाया गया है कि सर कैसे बनाना, लेकिन आपके दिमाग में अब एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तब हम सीखेंगे। आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आ गई, सर पहला आ गया फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको कि हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में समझा, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में समझा, फिर कैश फ्लो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोट्स कंप्राइजिंग ए समरी ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जितनी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, सर अकाउंटिंग पॉलिसी का कोई क्या मुझे एक स्टूडेंट नाम बता सकता है कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, एनीवन हैविंग एनी आइडिया?
इनकम स्टेटमेंट, किसी ने पूछा सर क्या इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? बेटा ये जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखी तो हमने क्या बोला था कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर नेट इनकम आती है और नेट इनकम के साथ में ओसीआई आती है। तो बेटा जब नेट इनकम कहां से निकलेगा, नेट इनकम कहां से निकालोगे आप? उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है इसी के अंदर तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। अभी फॉर्मेट समझेंगे हम, अभी फॉर्मेट, अभी पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, अभी हम पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहे हैं, पूरा डिटेल हम डिस्कस करेंगे कैसे बनेगा। तो सर आप बोल रहे हैं पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ध्यान रखिए यहां पे अकाउंटिंग एस्टीमेट नहीं लिखा है। एस्टीमेट वर्सेस पॉलिसी की बात अब मैं करता हूं। क्या डिफरेंस है एस्टीमेट में? कोई मुझे एस्टीमेट का एग्जांपल बताए, क्या किसी स्टूडेंट को एग्जांपल पता है? कि सर अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ साथ आपने एक वर्ड किया अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो सर अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब जैसे आप प्रोविजन बनाते हो ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो क्या है? डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हो कि नहीं बताते हो? असेट्स की लाइफ, तो जो एसेट्स की लाइफ को आप एस्टिमेट कर लेते हो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट करना पड़ता है, और इन सबको मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आज के बाद से आपसे कोई पूछ ले नींद में भी, तो आप चार चीज उसको बोल दोगे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलोगे, नेट इनकम नहीं बोलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलोगे, बोलोगे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और सर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर दो चीज बताएंगे हम, ओसीआई और नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। और ओसीआई क्या होता है सर अभी समझेंगे। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो पहले आपको सामने वाले को इक्विटी का मतलब समझाना पड़ेगा कि सर इक्विटी का मतलब कैपिटल, कॉमन शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, ओसीआई, इन सब का टोटल अगर कर दिया जाए तो इन सब के टोटल को ही हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। और अगर इनके ओपनिंग और क्लोजिंग का रिकंसिलेशन बनाना हो तो उस स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो हमने यहां पे समझा। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस। और ये किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिस तरीके से आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो, फीफो लिफो, जिस तरीके से अभी आप लीज की अकाउंटिंग करोगे वो सब सीखेंगे हम, उसको बोलते हैं हम अकाउंटिंग पॉलिसीज। फीफो लिफो सब आपके कोर्स का है, जब IAS 2 पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। अभी बेसिक चल रहा है, आज का पहला दिन है। लेकिन अगर आपको कभी कोई धोखे से पूछ ले ओसीआई क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है, जब वो बीच में आएगा तब हम वहां नहीं समझ सकते। इसलिए पहले डे पे IAS 1 को ही पढ़ाया जाता है। और ये नोट्स आपके लिए इतने क्रिप्स होंगे कि आपको बीपीपी का स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको रेफरेंस के लिए दी है। लेकिन इन नोट्स से आप पास हो जाएंगे और नॉलेज आपका बढ़ जाएगा। बस आप इसको संभाल के रखना और वीडियोस को भी अच्छे से देखना, घर जाके रिवीजन कर लेना, और क्वेश्चन जब कराऊं और जब होमवर्क दूं तो उसका क्वेश्चन मुझे भेजना है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा स्टेटमेंट समझाऊंगा, लेकिन आज इसकी थ्योरी पढ़ेंगे पहले। तो 30 सेकंड का मौका आप लोगों को दिया जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आने वाले समय में आपके लिए। आराम से 30 सेकंड पढ़िए। और फिर मैं आपको एक टेक्निकल बात बोलने वाला हूं यहां से। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ चेंज इन इक्विटी नेट एसेट। और एक ये रेड करने का कुछ पर्पस होगा, ऐसे ही लाल नहीं कर दिया मैंने। वो बोलते हैं कि नेट एसेट्स में जो भी चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नेट एसेट्स में जो भी चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम।
अदर इवेंट एंड सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द नॉन ऑनर सोर्सेस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आप मुझे बताएंगे। इस पार्ट के ऊपर बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि सर नेट एसेट्स में जो चेंज हुआ अपार्ट फ्रॉम नॉन ऑनर्स, ऑनर को, नॉन ऑनर्स के को छोड़कर, मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि नेट एसेट्स में जो भी चेंज हुआ है उसमें अगर ऑनर के द्वारा कुछ इंट्रोड्यूस या विड्रॉल किया गया है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं कंसीडर करेंगे। अब मैं आपके साथ में 2 साल का डेटा बनाऊंगा, 2022 और यहां बनाऊंगा 2023, और यहां मैंने लिखी है इक्विटी, यहां मैंने लिखा है रिटेन अर्निंग, और यहां मैंने लिखा है करंट लायबिलिटी। इक्विटी मैंने लिख दी 40,000, ये मैंने लिख दी 70,000, और यहां मैंने लिख दिया 20,000। यहां मैं लिख रहा हूं 60,000, यहां मैं लिख रहा हूं 90,000, और यहां मैं 20,000 ही रहने दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज। और मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से होने वाला है, बड़े ध्यान से समझना। आपसे कोई पूछे चेंज इन इक्विटी कितना है, और अगला ही क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछ ले कि चेंज इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है, तो क्या आंसर दोगे आप? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताइए 2023 की। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन में अगर ऐसा छोटा सा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो क्लास में लाइव बच्चे बैठे हैं वो इसका आंसर दे सकें। 30 सेकंड का मौका दिए। तो सर सीधा गणित है, आपने समझाया चेंज इन इक्विटी, तो इक्विटी में तो दोनों आ जाता है, 40 और 70। 2022 में हमारे पास 1,10,000 का इक्विटी था ना, 2022 का इक्विटी कितना है? 1,10,000, और 2023 का सर 2023 का ये जोड़ो 60 और 90, 1.5 लाख। तो इसमें चेंज कितना आया? 1,10 से 1.5 हो गया, मतलब चेंजेस इन इक्विटी, ये तो स्टेटमेंट में आ जाएगा चेंजेस इन इक्विटी। सॉरी, बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 40,000। फिगर ध्यान से समझ लेना। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी कहलाएगी सर? वो केवल 20,000 कहलाएगी। मतलब सर जो ऑनर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, देखो 40,000 से 60,000 हुआ, मतलब मालिक ने 20,000 पे लगाया था, उसको कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे उन्होंने लिखा है फ्रॉम नॉन ऑनर सोर्सेस से जो भी चेंज होगा। सर देखा जाए तो इक्विटी में चेंज कितने का हुआ? 40 का, बट नॉन ऑनर सोर्स से केवल 20,000 का ही चेंज हुआ है। तो सर आपसे एग्जाम में अगर कैलकुलेशन करने के ऐसे छोटे क्वेश्चन भी 3-4 मार्क्स में ऐसे बना के पूछ लिया जाए या नहीं पूछे जाए, और बैलेंस शीट बनानी हो और आप ढूंढ रहे हो कि सर चेंज इन कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहां है, तो वो बोल के थोड़ी बताएगा फोन करके आपको। क्या फोन करके बताएगा वो आपको? नहीं सर, फोन करके नहीं बताएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज ए चेंज इन इक्विटी। सर इक्विटी में तो चेंज हुआ सर, लास्ट ईयर इक्विटी आपकी 1,10,000 थी, 1,50,000 हुई, तो 40,000 की इक्विटी, इसी को कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी तो लिखा है अदर इवेंट फ्रॉम नॉन ऑनर सोर्सेस, तो यहां पर ये जो 20,000 का चेंज आया है वो तो ऑनर के सोर्सेस से, 40,000 से हमने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 20,000। तो चेंज इन इक्विटी में ऑनर के द्वारा लाया गया पैसा कंसीडर नहीं किया जाता, नॉन ऑनर सोर्सेस के कारण ही जो चेंजेस आते हैं उसी को हम कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट मानते हैं। कितने लोगों के सिर के ऊपर से गई है, जरा एक बार हैंड रेस कर दो ये बात, कितने लोगों के ऊपर से गई है? अक्षय कुमार 2, 3, तो आपके ऊपर से गई है तो उसको पकड़ना पड़ेगा, इसका मतलब कहीं आपका ध्यान कहीं और है। तो एक बात आप ये ध्यान रखिए, हमने क्या बोला कि सर किसमें चेंजेस, मतलब 61% को समझ में आ गया, 3 बच्चों को नहीं आया समझ में।
अनिरुद्ध दास, समीर देते और सुनील सुशील। तो आपको बेसिक क्लास लेने की जरूरत है। आप पहले डेबिट और क्रेडिट सीखो। क्या सीखो? आप पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो आपके लिए बेसिक क्लासेस इसलिए ऑर्गेनाइज की। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि जो चेंज इन इक्विटी है ना, सर इक्विटी का मतलब अभी आपने बताया 40 और 70, 1,10,000 था। इधर कितना था? 60 और 90, 1,50,000। तो 1,10 से वो 1,50,000 हो गया, ये तो इक्विटी है। लेकिन इसमें 20,000 ऐसा चेंज है जो कि मालिक के द्वारा, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। तो सर 40 से 60 हो गया, मतलब इसको हमने यहां पे कंसीडर नहीं करना। तो 40 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो 20 ही आएगा। ये 20 हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के नाम से जानते हैं। तो ये रट लेना, रटना नहीं है, समझना है कि सरकमस्टांसेस फ्रॉम। तो अब हम आगे सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब यहां पर आपको एक चीज समझाई जा रही है कि आईएफआरएस बोलता है कि आपको दो प्रकार के स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टू सेपरेट स्टेटमेंट। एक बनेगा आपका इनकम स्टेटमेंट। कोई स्टूडेंट पहले बीच में बोल रहा था ना सर इनकम स्टेटमेंट कहां गया, देखो कॉम्प्रिहेंसिव के ही पार्ट क्या होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट ही होता है इनकम स्टेटमेंट डिस्प्लेइंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप जो एक नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जो किसके लिए बनेगा? ओसीआई के लिए। मतलब ऐसा समझो कि एक बनाओगे आप इनकम स्टेटमेंट और एक बनाओगे ओसीआई का स्टेटमेंट, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मिलाकर जो बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो इसके लिए या तो आप दो सेपरेट स्टेटमेंट बना सकते हो। दो सेपरेट स्टेटमेंट मतलब एक इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? बेटा 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही था। हाँ वही तो है इनकम स्टेटमेंट। और एक अलग से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा किसके लिए? ओसीआई के लिए। तो दो का कंबाइन स्टेटमेंट जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव। कल के लेक्चर में मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाऊंगा कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ताकि आपको दो सेपरेट भी समझ में आ जाए और डिस्प्ले वाला भी समझ में आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं सर ओसीआई के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ओसीआई की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओसीआई का मतलब क्या है? ओसीआई का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंसेस गेन एंड लेस दैट हैव येट टू बी रियलाइज, जो एक्चुअल में कैश में रियलाइज नहीं हुए, जो कैश में पैसा नहीं आया है। येट टू बी रियलाइज मतलब अभी जो एक्चुअल में गेन नहीं हुआ है। कैश वर्ड बोलना गलत होगा, जो एक्चुअल में पैसा नहीं है। अनरियलाइज गेन को हम क्या बोलेंगे? ओसीआई। तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं आईएफआरएस, तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग ये पांच चीजें आप देख लीजिए। आने वाले समय में जब रिस्पेक्टिव आईएएस में मैं इसको डिस्कस करूंगा, रिस्पेक्टिव आईएएस, देखिए आईएएस लिखा है। एक लेक्चर हम कॉम्बिनेशन का लेंगे जिसमें आपको आईएएस कितने होते हैं, आईएफआरएस कितने होते हैं, इंड एस क्या होता है सर, यूएस गैप क्या होता है सर। वो एक कंबाइंड आपका एक ओरिएंटेशन लेक्चर आपको मिलेगा। लेकिन वो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम रखेंगे। लेकिन अभी हमने ये समझना है कि सर आईएफआरएस के अकॉर्डिंग ओसीआई में ये चीजें आती हैं। एक बार इनके ऊपर नजर डालिए, मैं आपको पूरा डिटेल समझाने वाला हूं। 2 मिनट के अंदर में आ रहा हूं, आप आराम से पढ़िए पांचों।
तो पहली आइटम आपके सामने लिखिए, एक्चुरियल गेन एंड लॉसेस ऑन डेफर्ड बेनिफिट प्लान रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद द IAS 19। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि IAS 19 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्ड आएगा एक्चुरियल गेन। सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको IAS 9 पढ़ाऊंगा 19, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो OCI में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्चुरियल गेन एंड लॉसेस ऑन डेफर्ड बेनिफिट प्लान। तो थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं कि ये है क्या चीज सर। क्या होता है कि कंपनीज को अपने एम्प्लॉइज के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान देने पड़ते हैं, जैसे पेंशन वगैरह आपने सुना होगा, ग्रेचुइटी वगैरह सुना होगा। तो ये तो फ्यूचर के बेनिफिट्स होते हैं ना, एम्प्लॉय आज तो रिटायर नहीं हो रहा है, तो वो तो फ्यूचर में बेनिफिट देना है। तो उसके लिए हम एक प्रोफेशनल पर्सन को हायर करते हैं जिसका नाम होता है एक्चुरियल। क्या नाम होता है उसका? एक्चुरियल। वो हमारे इस बेनिफिट प्लान का एस्टिमेट करता है कि यार आपको लेट से 50 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। IAS 19 में सीखेंगे सर, IAS 19 जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको यह बताया जाएगा कि एक्चुरियल ने बेनिफिट प्लान के अकॉर्डिंग 50 करोड़ की लायबिलिटी सोची, एक्चुअल में लायबिलिटी आ गई 52 करोड़ की। या उसने फिर अगले साल एस्टिमेट किया कि नहीं यार, जो पिछले साल 50 करोड़ सोचा था ना, वो गलत एस्टिमेट किया था, क्योंकि हमको लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए एम्प्लॉय और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे, तो हमको लगता है कि जो आने वाले समय में लायबिलिटी 52 करोड़ की हो जाएगी। बताइए लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? पहले तो ये बताइए आप लोग, ये लॉस कहलाएगा या प्रॉफिट कहलाएगा? कि सर एक्चुरियल ने 2022 में, ऐसा सोचो एक कंपनी आप चलाते हो, ऐसा सोचो कि आप टाटा कंपनी के मालिक बन गए हो, आप टाटा कंपनी के मालिक बन गए और आपने अपने एक्चुरियल को अपॉइंट किया, आपने उससे पूछा कि यार 2040 में कुछ इंप्लॉय रिटायर होंगे, कितनी लायबिलिटी आएगी? उसने बोला 50 CR। ये कब एस्टिमेट किया? 2022 में। 2022 चल रहा है सर। 2023 में फिर एस्टिमेट किया कि यार वो जो लायबिलिटी हमने 50 करोड़ की एस्टिमेट की थी ना 2040 में, नहीं यार वो हमारे हिसाब से 52 करोड़ होगी होने वाली। बताइए ये 2 करोड़ का लॉस एक्चुअल हुआ या एस्टिमेटेड है? क्या एक्चुअल में 50 करोड़ देना है अभी? क्या एक्चुअल में 52 करोड़ दे दिया आपने? ये तो फ्यूचर की लायबिलिटी है ना। तो ये एस्टिमेटेड बेटा, तो ऐसे एस्टिमेशन को कहां लेके जाना है? कहां लेके जाना है? अनरियलाइज गेन पैराग्राफ 93A में पढ़ेंगे, IAS 19 में इंप्लॉय बेनिफिट्स में पढ़ेंगे। अभी क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा? अभी IAS 19 नहीं पढ़ रहे ना, इसीलिए जब IAS 19 पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई पेंशन प्लान में किसी प्रकार का कोई चेंज होता है जो कि किसके द्वारा एस्टिमेट किया गया, एक्चुरियल के द्वारा, तो उसके कारण जो लायबिलिटी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, उसके कारण जो भी चेंजेस आएंगे गेन और लॉसेस, उसको कहां डालना है बेटा? कहां डालना है? कहां डालोगे? अरे जल्दी बताओ कहां डालोगे? इनकम स्टेटमेंट में? क्या इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे? यस और नो? आवाज तो आ रही है ना सर। इसको हम डालेंगे OCI में। कहां डालेंगे? OCI में। और OCI कौन से स्टेटमेंट में आता है बेटा? जरा फटाफट लिखना, OCI कौन से स्टेटमेंट में आता है? OCI किसका पार्ट होता है? जल्दी लिखो। OCI इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। OCI पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अभी पढ़ के आ रहे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, है ना। तो ये बात याद रखना। देखो बहुत स्लो चल रहे हैं, मातृभाषा में पढ़ रहे हैं बेटा, हिंदी में। इससे बढ़िया मौका ही नहीं मिलने वाला टेक्निकल नॉलेज लेने का, और रिकॉर्डिंग फुल मिलने वाली है टिल यू पास मेंटोरशिप बैच वालों बच्चों को, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि सर अगर किसी प्रकार का कोई चेंज हमारा एज पर IAS 19 आता है तो हम उसको कहां डाल देंगे? OCI। तो पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे IAS 21 में गेन एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग, बहुत टेक्निकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने वाला है। गेन एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस, IAS 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब ऐसा समझो कि आपको देखो क्या क्या सीखने को मिलने वाला है बेटा। एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट सोचो क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर पैशनेट होकर पढ़ोगे तो ही होगा, नहीं तो रात को रोज 9:30 10 बजे नेटफ्लिक्स पे जीवन बर्बाद करने की कथा आती है, पता है। 9 बजे नेटफ्लिक्स और अमेजोन खोल लेना,
पूरी जिंदगी बर्बाद करने का प्लान कर रखा है उन लोगों ने। तो यार रात को 9 से 10 सैटरडे 8 से 10 पढ़ लेना। जीवन बर्बाद करने के लिए सारी चीजें बिल्कुल सेट कर रखी है। नेटफ्लिक्स बहुत सस्ता बेटा, 600 रुपए में करियर बर्बाद, 600 रुपए में मात्र। तो हम क्या बात कर रहे हैं सर, ट्रांसलेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब सोचो अमेजोन है, अमेजोन कंपनी कहां की है बेटा, अमेरिका की है ना, यूएसए में। उसने अपनी एक सब्सिडरी ऑस्ट्रेलिया में खोल दी या इंडिया में खोल दी सर। तो अब इंडिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी करेंसी में बनते हैं, आईएनआर में। और अमेरिका कहां पे है, डॉलर चलाता है ना, डॉलर। तो उसको जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे तो इस इंडियन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो सर उस अभी यहां पर हमने बड़े ध्यान से पढ़ना, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ आइटम नहीं लिखा है बेटा। एक एक लाइन मोती है, ट्रांसलेटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन, ये थोड़ी लिखा है ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन में क्या फर्क है बेटा। हमने कोई फॉरेन कंट्री में माल बेचा, वो सप्लायर, वो जो कस्टमर है उसके साथ हमने ट्रांजेक्शन किया है। यार मान के चलो मैं यहां इंडिया में बैठ के, कोई अमेरिका से भी मुझसे सीपीए के कोर्स पढ़ते हैं, वो मुझे डॉलर में पैसा देते हैं, वो मेरे फॉरेन करेंसी डेटर्स हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया एज पर आईएएस 21, कैसे करते हैं वो सीखेंगे आईएएस 20। तो उसके कारण जो भी गेन और लॉस आएगा, ये गेन और लॉस में निकालना सिखाऊंगा आप। मजा आएगा आपको जब आप आईएएस 21 पढ़ोगे ना, झूम उठोगे कि सर क्या नॉलेज आया है। और कहीं फॉरेक्स डिपार्टमेंट में आपका काम लग गया, आपके पास बेटा आईएफआरएस की एक बार स्किल आ गई ना, आपको दुनिया का कोई आदमी जॉब से नहीं हटा सकता और अच्छे से अच्छी पोजीशन होल्ड करने से नहीं सकता। क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं है। आम आदमी तो बोले टेली जिंदगी है, बोले डेबिट क्रेडिट ही अकाउंटिंग होती है। उनको तो लगता है कि भैया हमने डेबिट कर लिया, क्रेडिट कर लिया, जीएसटी रिटर्न फाइल कर लिया, बहुत बढ़िया काम हो गया। असली काम यही होता है, यही लाखों रुपए मिलते हैं, वहां 25,000 में 30,000 में काम हो जाता है। तो आज आईएफआरएस सीखोगे ना तो कल को बड़ा कोर्स कर लोगे। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं सर आईएएस 21, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग अगर फॉरेन कंट्री के फॉरेन ऑपरेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया जाता है और उसके कारण कोई गेन और लॉस आता है, वो अनरियलाइज्ड होता है। क्यों सर, क्योंकि अभी हमने रियलाइज थोड़ी हुआ, बैलेंस शीट डेट पे फ्लक्चुएशन आ गया, बस उसको भी ओसीआई में डाल देंगे। अगला अगर हम पढ़ें तो अगला क्या है सर, गेन एंड लॉसेस ऑन रीमेजरमेंट अवेलेबल फॉर सेल फाइनेंशियल एसेट्स। बाप रे सर माथा दुख गया, क्या पढ़वा दिया ये आपने, क्या है ये, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आईएएस 39 में पढ़ेंगे। क्या कोई बता सकता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट अगर इस क्लास में बैठाए, गिव मी एग्जांपल ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे दीजिए जो बच्चे यूएससीएमए की क्लास भी पढ़ रहे हैं। सर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी हमने किया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड किया, वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अगर अवेलेबल, देखो एक वर्ड लिखा है बेटा, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझ लेना। यहां लिखा है अवेलेबल फॉर सेल, यहां लिखा है अवेलेबल फॉर सेल, इसी वाले को और किसी में नहीं। एक देखो वीडियो भी चालू करके बोल रहा हूं और दिखा रहा हूं कि अवेलेबल फॉर सेल वाले, ताकि आपको याद रहे कि सर ने बोला था कि अवेलेबल फॉर सेल वाला, और कोई सा नहीं। सर एक आएगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वाला चेक। एक स्टूडेंट ने पूछा क्या सर कैश, और कैश भी बेटा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। यहां पर चेक को मत समझ लेना, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है।
तो यहां पर अवेलेबल फॉर सेल वर्ड को ध्यान रखना है ना, फिर से एम्फेसिस दिया। उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है, सर कहां सीखेंगे? IAS 39 में सीखेंगे। तो सोचो, ये सारे सब सीखने के बाद आपको ओसीआई समझ में आएगा। और फिर IAS 16 में सीखोगे चेंजेस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, IAS 16 में सीखोगे। तो ध्यान रखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा सर अवेलेबल फॉर सेल के अलावा हेल्ड टू मैच्योरिटी और ट्रेडिंग वाले हैं जो वो ओसीआई में नहीं आते हैं, वो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो ओसीआई में नहीं आते। कौन से दो? ट्रेडिंग वाले और हेल्ड टू मैच्योरिटी वाले। उसके बाद IAS 16 में सीखेंगे सर चेंजेस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और IAS 38 में सीखेंगे इंटेंजिबल की वैल्यू में रीवैल्यूएट किया। सर एक प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी, आज उसको रीवैल्यूएट करके 60 लाख में लेकर आ गए, 50 लाख की चीज को 60 लाख में लेकर आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन किया। मार्केट वैल्यू में हमने उसको अपवर्ड वैल्यूएशन कर दिया। IAS 16 और IAS 38 में सीखेंगे। और एक लास्ट पोर्शन अभी नहीं समझा सकते, हेजिंग क्या होती है, इसके लिए IAS 39 का इंतजार आपको करना पड़ेगा, हेजिंग। और नहीं इंतजार करना चाहते तो हेज अकाउंटिंग का IFRS 9 के ऊपर मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर डला हुआ है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा हेजिंग क्या होती है, वो पढ़ेंगे IAS 39 में। तो ये 5 आइटम में जो भी अनरियलाइज गेन होगा उसको हम डाल देंगे, OCI का पार्ट हम मान लेंगे। अब एक स्टूडेंट ने पूछा मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब जिसको आप इमीडिएटली सेल कर सकते हो, जैसे ट्रेडिंग शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सबका आंसर दिया जाएगा IAS, IFRS, इंड AS, US गैप। मैंने बोला ना, उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन समझाकर आपको समझाया जाएगा कि IAS क्यों बने हैं, IFRS क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है, यूके की बॉडी, वो सब समझाया जाएगा। अब एक थ्योरी आपके सामने मेंशन है, व्हाई इज द डिस्क्लोजर ऑफ OCI इज इंपॉर्टेंट। अब आप सोचिए, एक कंपनी ने अगर OCI को अलग से नहीं दिखाया होता तो क्या एक इन्वेस्टर डिसीजन ले सकता? यार इन्वेस्टर जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहा होगा तो वो देखेगा ना कि इसको मेन ऑपरेशन से कितना पैसा मिल रहा है, और ऐसे ऑपरेशन से जो कि अनरियलाइज है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपनीज परफॉर्मेंस कैन बी व्यूड by profit and loss statement while the item reported in profit and loss account through light the company's operation. Looking at the unrealized profit can prepare investor future and also help them to take decision accordingly. आप सोचिए, एक फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन गेस या हमने हमारी एसेट्स को ओवर वैल्यूड कर लिया, वो तो एक्चुअल में अभी रियलाइज नहीं हुआ है, क्या एसेट को हम बेचने वाले हैं क्या? सोचो मेरे पास एक लैंड बड़ा है बेटा, वो 50 करोड़ का लैंड मान के चलो 200 करोड़ का हो गया, तो 150 करोड़ को अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में डाल देता तो एक इन्वेस्टर को आज की पोजीशन नहीं पता चलती, क्योंकि ये अनरियलाइज गेन, ये तो फ्यूचर में बेचोगे ना, तो ही कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो उसको सही डिसीजन लेना पड़े, इसके लिए हमने क्या बोला कि OCI एक अलग पार्ट होगा और नेट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग, ताकि इन्वेस्टर क्या कर सके, बेटर डिसीजन ले सके। तो ये सारी चीजें, कुछ स्टूडेंट बीच बीच में पूछ रहे सर बेसिक क्लासेस आपको, बिल्कुल दी जाएगी। तो बेसिक क्लासेस जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी, मतलब बेसिक में डेबिट क्रेडिट, और हमारी एक क्लासेस का अनाउंसमेंट आपको चैनल पे और आ जाएगा ग्रुप पे कि कब फंडामेंटल की क्लासेस हैं। तो उसको आप एक, आज एक टेलीग्राम चैनल बन जाएगा स्पेशली IFRS मेंटरशिप बैच के नाम से, अपने रिस्पेक्टिव कैंडिडेट, अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ले लेना, जिसमें टाइम टू टाइम अपडेशन वीडियोस, कुछ थ्योरी लेक्चर के वीडियोस, कुछ अपडेशन से रिलेटेड सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपने रिलेशनशिप मैनेजर से एक बार आप बात कर लें, वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे।